जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे उत्तल दर्पण में F=R/2 सिद्ध करना। जी हाँ दोस्तों, कन्वेक्स मिरर में आपको हम बताएंगे काफ़ी आसान तरीके से कि F=R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने अवतल दर्पण में F=R/2 सिद्ध करना बता दिया था। दोस्तों आइए देखते हैं, बोर्ड पर आपको फोकस करना है। ठीक है, पहले हम लेंगे यहाँ पे एक उत्तल दर्पण, ठीक है, तभी उसमें हम सिद्ध कर पाएंगे F=R/2। तो यहाँ पे एक यहाँ पे ले लिया संरचना। ठीक है, देखिए इसका अगर हम दाहिना हिस्सा अगर कलई कर देते हैं, रंग देते हैं, तो हमको मिल जाएगा एक उत्तल दर्पण। इसका हम नाम दे देते हैं M और N। ये इसका द्वारक है। ठीक है दोस्तों, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, मध्य बिंदु यहाँ पे होगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, तो ध्रुव बोलते हैं, यानी पोल बोलते हैं। इसको दर्शाते हैं बिंदु P से। ठीक है दोस्तों, इसकी वक्रता केंद्र की बात करें तो ये दर्पण चूंकि गोलीय दर्पण है, ये जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम C से दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम ध्रुव और वक्रता केंद्र को एक सीधी लाइन से मिला देते हैं तो इस लाइन को बोला जाता है मुख्य अक्ष। यहाँ पे हम बिंदु Q मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए AB क्या है, दर्पण पर आपतित होती हुई एक आपतित किरण है AB। ठीक है, AB क्या है, दर्पण पर आपतित हो रही है, जो बिंदु B पर आपतित हो रही है, तो इसलिए बिंदु B क्या हो जाएगा, ये आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम AB माने हैं और B को ही हम आपतन बिंदु मान लिए हैं, आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये आपतित किरण क्या है, बिंदु B पर आपतित हो रही है, और आपतन के बाद क्या, अब उसका परावर्तन होगा ना, तो परावर्तित हो रही है यहाँ से ऐसे, यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु D है। ठीक है, तो AB आपतित किरण है और BD क्या है, परावर्तित किरण है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अब देखिएगा तो जो BD परावर्तित हो रही है, ठीक है, ये दर्पण का मुख्य फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है, F से जाती हुई प्रतीत होती है इसमें। ठीक है, आगे देखिए ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में यहाँ पे, ठीक है, हम एक अभिलंब लेंगे जो आपतन बिंदु पर होगा। ठीक है, तो एक अभिलंब लेते हैं, हम एक अभिलंब लेते हैं ऐसे, ठीक ना, ऐसे अभिलंब लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु N है, तो BN क्या है, BN क्या है, बिंदु B पर अभिलंब है। ठीक है, जो वक्रता केंद्र C से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं इसको, AB आपतित किरण है, BD परावर्तित किरण है। ठीक है, बिंदु B पर यानी आपतन बिंदु B पर ये BN अभिलंब है, परपेंडिकुलर अभिलंब, जैसे हम पढ़े थे ना, ये आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो वही है यहाँ पे। दोस्तों देखिए यहाँ से, ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसका नाम है आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण BD और BN अभिलंब के बीच में यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसका नाम है परावर्तन कोण R। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब इन सब चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं काफ़ी आसान तरीके से। ठीक है, माना कि MN एक उत्तल दर्पण है, MN एक उत्तल दर्पण है, बिंदु P दर्पण का ध्रुव है, बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। इतना बात समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे है उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, दर्पण ध्रुव। आगे देखिए AB आपतित किरण है, आपतित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दर्पण पर जा रही है, दर्पण पर मतलब परावर्तन होने के लिए आ रही है दर्पण पर। ठीक है, ये दर्पण है, इस पे आ रही है, तो ये किरण जो है आपतित किरण कहलाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो AB आपतित किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, तथा BD क्या है, परिवर्तन होने पर जा रही है, ऐसा ना, तो वो क्या है, BD यहाँ पे लिखेंगे, तथा BD परावर्तित किरण है ना।
ये बी एन क्या है, तो अविलंब है, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो ये वाला यहाँ पे लिखे हैं, बी डी परावर्तित किरण है जो मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं, लिख भी देते हैं, क्या दिक्कत है, जाती है जो मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अगला है कि बी एन क्या है, बी एन अविलंब है आपतन बिंदु बी पर, तो बी एन आपतन बिंदु बी पर अभिलंब है, अभिलंब है ना, जो हमको प्रतीत हो रहा है कि वक्रता केंद्र सी से होकर जा रहा है, ठीक ना। ये जो बी एन अभिलंब है, ये हमको प्रतीत हो रहा है क्या, कि ये दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, ये प्रतीत हो रहा है। यानी लिखेंगे जो दर्पण के वक्रता केंद्र से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि किरण क्या होती है, वो स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ पर रही है, ठीक है। रेखा किरण सब क्या आती है, सब स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कितना यहाँ पे आप समझ गए। अब आते हैं चित्र के अनुसार, क्या आते हैं, चित्र के अनुसार, यहाँ देखेंगे चित्रानुसार, ठीक है। अब चित्र में ध्यान से देखिएगा, ये पी क्या है, दर्पण का ध्रुव है, और ये एफ क्या है, दर्पण का मुख्य फोकस है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, समझ रहे हो बात। और ये क्या है, ध्रुव है, और ये वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि पी एफ, जो पी एफ है इसको बोलते हैं फोकस दूरी, स्मॉल एफ, ठीक है। और हमको पीसी प्राप्त करना हो, अगर पीसी प्राप्त करना हो तो हमको पी एफ प्लस एफ सी जोड़ना पड़ेगा, पी एफ प्लस एफ सी, हमको पीसी मिलेगा, यानी हम इसको आर कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, है ना, इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब देखेंगे, यहाँ पे अब यहाँ से हमारी राह किस तरफ बढ़ रही है, इसको सिद्ध करने की तरफ बढ़ रही है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कोण ए बी एन, ये वाला कोण आई, कोण ए बी एन बराबर है किस कोण के, तो कोण डी बी एन के, इस कोण के बराबर है, तो कोण डी बी एन, या इसको कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको बता दें फिर से एक बार, कोण ए बी एन, ये वाला कोण आई किसके बराबर होगा, तो डी बी एन, इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यानी कोण आई बराबर कोण आर बराबर है कैसे, तो परावर्तन के नियम से, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे परावर्तन के नियम से, ठीक है। अगला स्टेप है, देखिए ध्यान से, तथा, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से, ये वाला एंगल यानी डी बी एन, ये वाला एंगल एफ बी सी इस एंगल के बराबर हो रहा है, इस एंगल के बराबर हो रहा है, समझ पा रहे हैं, बराबर है कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसे दो लाइनें हैं, ठीक है, ऐसे, इसी को मान लेते हैं, यहाँ पे डी एफ है, और यहाँ पे एन सी है, ठीक है। ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, ये बिंदु बी पर यहाँ काट रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसे और एक ऐसे दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, यानी इसका शीर्ष ये वाला है और इसका शीर्ष ये वाला है, दोनों का शीर्ष आमने सामने है, तो शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष का आमने सामने का जो कोण होता है वो
आपस में बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल कोण ये वाला एंगल के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? यानी एफ बी सी, जो एफ बी सी होगा ना, ये वाला एंगल वो इस एंगल के बराबर होगा, डी बी एन के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको हम क्या माने हैं, ये परिवर्तन कोण आर है, ये वाला एंगल क्या है, परिवर्तन आर है, तो इसको हम आर डैश मान सकते हैं। अगर हम इसको सेम आर आर मानेंगे तो हमको कन्फ्यूजन हो सकता है समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे आर बराबर आर डैश, यानी दोनों कोण के आपस में बराबर है। कैसे? तो शीर्षाभिमुख कोण से, जिसे आपने यहाँ पे देखा समझे। ठीक है, यहाँ आप देखिए लिखते हैं कोण क्या, एफ बी सी, यानी ये वाला कोण एफ बी सी बराबर है किस कोण के, तो कोण डी बी एन, इस कोण के बराबर है, कोण डी बी एन। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कोण आर बराबर कोण आर डैश। ठीक है, कोण आर बराबर कोण आर डैश। इतना समझ गए। इसको हम समीकरण 2 कर सकते हैं। और ये कैसे बराबर होगा, तो मैथ का जो प्रॉपर्टीज है इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कैसे? तो शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक ना, मुख कोण से इतना आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, इसका दायां पक्ष और इसका बायां पक्ष। इसमें देखिएगा कि दायां पक्ष इस समीकरण का, दायां पक्ष समीकरण 1 का और दायां पक्ष समीकरण 2 का आपस में बराबर दिख रहा है, बराबर है ना, इक्वल है ना, तो इसका बायां पक्ष भी आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, तो कोण ए बी एन बराबर होगा कोण एफ बी सी के, इतना समझ गए। जैसे कोण यहाँ पे ए बी एन, ये वाला एंगल कोण एफ बी सी के इसके बराबर है, यानी कोण आई बराबर कोण आर डैश प्राप्त हो रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ पे कोण आई बराबर कोण आर डैश। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया है अभी तक इसको नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, इसको देखिएगा, ये वाला, ये तीनों समीकरण को ध्यान से देखिएगा। समीकरण को, ये जो इक्वेशन बनाए हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि रेखा, या मतलब ये जो ए बी है क्या है, आपतित किरण है, तो एक रेखा ही तो है। तो यदि सरल रेखा ए बी और रेखा पी सी क्या है, समानांतर है, यदि ए बी समानांतर पी सी, यदि ए बी समानांतर क्या है, पी सी, यानी यहाँ पे ऐसे दो रेखाएं हैं, समानांतर है। ठीक है, यहाँ पे इसको ए बी मान लेते हैं और यहाँ पे इसको पी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक ऐसे पी सी मान, यहाँ से एक ऐसे जा रही है रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा। ठीक है, तो यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है, इसको यहाँ तक बढ़ा सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ के एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है, यहाँ का जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है, यहाँ का जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब संगत कोण से बराबर है। कैसे? जो यहाँ पे बनाए थे ऐसे करके, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। तो कैसे? तो संगत कोण से बराबर है। कैसे बराबर है? संगत कोण से। ये वाला एंगल इससे संगत कोण से बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे रहता, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे रहता और यहाँ पे ऐसे रहता, तो ये वाला दोनों एंगल अंतः एकांतर कोण से बराबर होता है। ठीक है, ऐसे करके, और समझ रहे? लेकिन था कहाँ पे, तो ऐसे करके और ऐसे कीजिए, तो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे एंगल इस एंगल के बराबर है, तो संगत कोण से बराबर है। ठीक है, तो इसको आगे देखिए कैसे देखिए। तो जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो जब इनको एक एनसी तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, जब देखेंगे तो ठीक है क्या होगा, हमको मिलेगा
कोण ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर होगा किसके, तो कोण एफ सी बी के, किसके, तो कोण एफ सी बी के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। कोण ए बी एन कोण एफ सी बी के बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। कैसे, तो कह सकते हैं संगत कोण से। कैसे, संगत कोण से। ये दो समांतर रेखाओं को ये तिरछी रेखा काट रही है, तो यहाँ के एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये संगत कोण ही तो है। ठीक है, और इससे बराबर हो गया बी कोण सी के बराबर है संगत कोण से। इतना आप समझ गए ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। क्या मान लेते हैं, समीकरण 4। ये बराबर कैसे है, तो कह सकते हैं संगत कोण से, संगत कोण से बराबर है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 3 और समीकरण 4 ध्यान से देखिएगा। इसका बायां पक्ष आपस में बराबर है, बायां पक्ष आपस में बराबर है। ये वाला बायां पक्ष और ये वाला बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर कर देंगे ना, है ना। यहाँ पे समीकरण क्या 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, क्या करेंगे, तो कोण एफ बी सी, ये वाला कोण एफ बी सी सी, ठीक है, किसके बराबर है, तो कोण मतलब कोण एफ बी सी, ये वाला कोण एफ सी बी के बराबर किसके होगा, तो कोण एफ सी बी के बराबर होगा। यानी हमको क्या मिल रहा है, ये वाला एफ बी सी ये वाला एंगल, उसके बाद कोण एफ सी बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमको एक त्रिभुज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं कि एफ बी सी कहें चाहे एफ सी बी कहें, एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसमें जब दो कोण आपस में बराबर हैं, जब दो कोण आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं, इस कोण के सम्मुख ये भुजा होगी और इस कोण के सम्मुख ये भुजा होगी, ये वाली। ठीक है, तो दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं होंगी, वो आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कोण इस त्रिभुज में एफ बी सी, इस त्रिभुज में कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है। तो एक त्रिभुज का जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इन दोनों कोणों के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कोण सी के सामने की भुजा एफ बी है, ये वाली, और कोण बी के सामने की भुजा ये एफ सी है, ये वाली। ये दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी, यानी कहेंगे हम एफ बी बराबर एफ सी। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, इसलिए 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 बी एफ बराबर, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी। बात समझ में आ गई। हाँ, अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 5। क्या मान लेते हैं, समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज की लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, त्रिभुज की भुजा नहीं, कोण सॉरी, त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो उन दोनों कोणों के सम्मुख भुजा, सामने की भुजाएं, जैसे यहाँ इसके सामने की ये भुजा है और इसके सामने की ये भुजा है, तो दोनों बराबर है। तो उन दोनों कोणों के, तो दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं, ठीक है, आपस में बराबर होंगी। जब दो कोण है तो उन दोनों के सामने दो ही तो भुजा आएंगी ना, दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी या होती हैं। ठीक है, होंगी। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको समीकरण 5 मिल गया है। आगे देखिए, अब चूंकि हम माने थे उसमें कि क्या है कि ये बिंदु बी है वो ध्रुव पी के काफ़ी नज़दीक है। ठीक ना, तो ध्यान से देखिए, आप कहेंगे चूंकि बिंदु बी ध्रुव पी के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है, यानी कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बिल्कुल
नगण्य है, काफ़ी कम दूरी है, बहुत कम दूरी है, ठीक है। जब काफ़ी कम दूरी होगी इन दोनों के बीच की, तो चूंकि क्या है, ये जो दर्पण ये गोली है, ऐसे गोलाकार भाग है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जितनी दूरी होगा, ये समझ सकते हैं कि क्या है, ये एक रेडियस है। तो जितनी ये दूरी होगी उतनी दूरी ये भी होगी, उतनी दूरी ये भी होगी, उतनी दूरी सब समान होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे बी एफ मान लेते हैं, इन दोनों के मध्य दूरी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है वही, सब तो सेम होगा ना। तो इन दोनों के मध्य कोई दूरी है ही नहीं, तो बी एफ बराबर पी एफ ही तो होगा, बी एफ बराबर पी एफ ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो नज़दीक है, इसलिए कह सकते हैं कि बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, ठीक है। बात समझ आ रही है। इसको समीकरण 6 मान लेते हैं, इधर 6 मान लेते हैं। आई होप ये आप सब ये नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया था कि पी सी बराबर क्या होता है, तो पी एफ प्लस एफ सी बराबर आर होता है, ठीक है। और पी एफ बराबर क्या होता है, तो एफ होता है, ये साइड में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से आप, इतना हो गया ना। अब समीकरण 5 और 6 को लेकर देखिए क्या हो रहा है कि इसका बायां पक्ष, समीकरण 5 का बायां पक्ष समीकरण 6 के बायां पक्ष के बराबर है ना। तो इसका बायां पक्ष इसके बायां पक्ष के बराबर है, तो दोनों का दायां पक्ष आपस में बराबर कर देंगे ना। तो कैसे करते देखिए यहाँ पे, इसलिए अतः या फिर अतः कर सकते हैं, अतः ये एफ सी बराबर पी एफ हो जाएगा, है ना। समीकरण 5 और 6 से, 5 व 6 से, ठीक है। पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी, इसको तो मैं 7 मान लेते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए, बात समझ गए ना। देखिए आगे तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम तो सब जानते हैं, आप क्या जानते हैं, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी होता है ना। तो इसको हम जानते हैं कि एफ पी एफ प्लस एफ सी बराबर पी सी होता है, जिसको हम आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। हमको यही से वो प्राप्त होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो इसको ऐसे करेंगे आगे। देखिए जो पी एफ है और यहाँ पे एफ सी है, तो पी एफ का पी एफ ही उतार दीजिए, और एफ सी के बराबर कितना है, समीकरण 7 से, तो पी एफ है, तो यहाँ पे पी एफ बराबर यहाँ पे पी सी आ गया। तो पी एफ बराबर कितना होता है हम जानते हैं, तो स्मॉल एफ होता है, फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी स्मॉल एफ, यहाँ फोकस दूरी स्मॉल एफ, प्लस यहाँ पी सी का मान आर होता है, ठीक है। अब एक एफ है और यहाँ पे दूसरा एफ है, तो दोनों मिलके हो जाएगा 2f, क्या हो जाएगा, तो 2f हो जाएगा बराबर आर हो जाएगा। यानी ये हमको यहाँ पे साबित हो गया कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है, ठीक है। और उसके बाद से हमको ये यहाँ पे मिलेगा कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो हमको ये यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये हमको प्राप्त हो गया, ये हमको सिद्ध करना था उत्तल दर्पण में। तो आई होप दोस्तों इसको आप अच्छे तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर अभी भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ पे आपको डाउट है, ठीक है। तो आपको हम फिर से आपको आपकी समस्याओं को समाधान कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और इसको अपने दोस्तों को भेजिएगा, उनको भी काफ़ी आसान तरीके से ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ नहीं, बस धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।